हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 9 का जो विज्ञान का पेपर है वो आ गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत से प्रश्न इसमें से आने वाले हैं। पक्की गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि कई प्रश्न इससे आने वाले हैं। तो चलते हैं इस पेपर को सोल्व करने के लिए शुरू से लेकर अंत तक। तो इस पूरे पेपर को आप रीड करो, लर्न करो। जो कमज़ोर स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, सभी के लिए फ़ायदेमंद है। तो चलते हैं इस पेपर को सोल्व करने के लिए शुरू से लेकर अंत तक। सबसे पहला क्वेश्चन बहुविकल्पिक क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पदार्थ की अवस्थाएं होती है, मैटर किस किस अवस्थाओं में होता है? तो देखो, पदार्थ है वो सॉलिड में होता है, गैस में होता है, लिक्विड, तीनों फॉर्म में होता है। तो डी सही है। शुष्क बर्फ का सूत्र होता है, ड्राई आइस का फॉर्मूला होता है वो सॉलिड में होता है। ड्राई आइस का फॉर्मूला से CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होता है। कमरे में कौन सी धातु कमरे के ताप में द्रव हो जाती है, यानी विच मेटल लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर पर जो है ना मरकरी वो हो जाते हैं, उसका फॉर्मूला होता है वो Hg होता है, ये मरकरी, ए सही है। निम्न में से कौन सी स्पीसीज परमाणु है? इनमें से कौन सा परमाणु है? ये देखो, परमाणु नहीं, ये अणु है। ये भी अणु है कि उसमें ऑक्सीजन के 2 है। ये हीलियम है, वो क्या है? एटम है, ठीक है। कौन सा कण आवेशित होता है? आवेशित कण कौन सा होता है? तो देखो, कौन सा आवेशहीन होता है, सॉरी, विच पार्टिकल इज चार्जलेस? देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज होता है और ये न्यूट्रल होता है। तो ये चार्जहीन होता है, वो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, सी सही है। वैसे न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है? ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, सॉरी। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन होता है ये चार्जलेस होता है। तो बी सही है। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता का नाम बताइए। नेम द हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। जीवन की मौलिक इकाई होती है, जीवन की मौलिक इकाई फंडामेंटल यूनिट होती है, वो कोशिका होती है, सेल। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ए लाइफ। कौन सा अंग आत्मघाती थैली कहते हैं? इन विच पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड सुसाइड बैग? सुसाइड बैग है वो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम है वो सुसाइड बैग है। पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? पादप उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। अगर देखो, वो टाइप ऑफ टिश्यू इज ब्लड है। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो रक्त है वो लिक्विड कनेक्टिव है, तरल संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू है। चाल का सही सूत्र है, देखो, स्पीड का सही होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी जितनी डिस्टेंस है उसमें टाइम का भाग देने पर स्पीड निकलती है। तो ये देखो, डी सही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बल का ऐसा मात्रक, बल का ऐसा यूनिट, फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है ना। जो वेट होता है और जो बल होता है उस दोनों की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, ठीक है। वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण, वो कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव? साउंड वेव के लक्षण बताने। तो साउंड वेव फ्रीक्वेंसी में ट्रेवल करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो ऐसे ऐसे ट्रेवल करती है, ठीक है। उसकी वेलोसिटी होती है और इसके डायमेंशन होता है। तो ये डी सही है, ठीक है। मधुमक्खी से कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? विच प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बी? मधुमक्खी से हनी और वैक्स, यानी मोम और मधु दोनों प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब देखो, ब्लैंक्स आए हैं, ब्लैंक्स भरते हैं अपने। पदार्थ के कणों के बीच में ज़्यादातर स्थान खाली होता है, खाली जगह होती है। पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में खाली स्थान होता है, यानी एम्प्टी स्पेस होता है, एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस होता है। थोड़ा सा ये पेन छोटा कर दूं मैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज एट मिनिमम टेम्परेचर द सॉलिड मेल्ट्स एंड बिकेम लिक्विड, यानी न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको फ्यूजन कहते हैं। तो ये आपके दिया हुआ है कि भाई लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड होता है तो उसको फ्यूजन कहते हैं, और ठीक है, सॉलिड से वापस लिक्विड होता है उसको, सॉलिड से लिक्विड होता है वो फ्यूजन होता है, और लिक्विड से सॉलिड होता है उसको सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। और गैस से यदि सॉलिड होता है उसको उसको सब्लाइमेशन कहते हैं। सॉलिड से गैस बनता है उसको डिपोजिशन कहते हैं, है ना। तो ऐसे ये पूरा दिया हुआ है आपको, कोई सा भी आ सकता है आपकी किताब में।
कोलाइड एक मिश्रण है। कोलाइड किस प्रकार मिश्रण होता है? ये हेट्रोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस यानी विषमांगी मिश्रण होता है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। सुचालक का मतलब गुड कंडक्टर होती है। ठीक है। भारत में अधिकांश खेती मानसून पर निर्भर होती है। मानसून पर मोस्ट ऑफ द फार्मिंग इन इंडिया इज बेस्ड ऑन ए मानसून। परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु का केंद्रक होता है न्यूक्लियस है। द सेंटर ऑफ द एटम इज ए न्यूक्लियस। ध्वनि की तरंगे अनुदैर्ध्य होती है और इंग्लिश में साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल होती है, ऐसी होती है साउंड वेव्स, ऊपर से नीचे वो ट्रेवल करती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, सीधी नहीं होती है। ठीक है। अणु किसे कहते हैं? व्हाट इज द मोलिक्यूल? मोलिक्यूल क्या होता है? टू और मोर एटम्स आर कंबाइंड। यदि टू और मोर एटम्स कंबाइंड होते हैं, है ना, आपसी बंधे हुए होते हैं, दे हैव द बॉन्ड। टू और मोर एटम्स आर कंबाइंड विद ईच अदर, और उन पर कोई आवेश काम कर रहा है तो वो क्या होता है? मोलिक्यूल होता है। ठीक है, अणु होता है। एक से ज़्यादा परमाणु बंधे हुए होते हैं। ठीक है, अणु में। उत्तक को परिभाषित करना है, डिफाइन द टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स का ग्रुप है विच हैव द सेम फंक्शन। सेल्स का ऐसा ग्रुप है जिसका एक ही कार्य हो। कोशिकाओं का समूह जिसका एक ही कार्य हो उसे उत्तक कहते हैं। सरल रेखीय गति किसे कहते हैं? रेक्टिलाइनियर मोशन किसे कहते हैं? रेक्टिलाइनियर मोशन क्या होता है कि ऐसा मूवमेंट जो स्ट्रेट लाइन में हो, ऐसी गति जो सीधी लाइन में हो, उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। ठीक है। बल का सूत्र लिखना है, फॉर्मूला ऑफ फोर्स। फोर्स का सूत्र होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी किसी जो ऑब्जेक्ट है, एम मास का ऑब्जेक्ट है, उस पर कितना एक्सीलरेट किया जाए, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? फोर्स होता है ना। जितनी दूरी पर किसी चीज़ को एक्सीलरेट किया जाता है तो उसको यदि उसके मास से गुणा करें, वो फोर्स होती है। यानी कितनी फोर्स एक्ट कर रही है वो उसको पता चलता है कि भाई जितने मास द्रव्यमान की चीज़ होती है उसको कितनी दूरी तक उसको ले जाया जाता है। इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का गुणा क्या होता है? फोर्स होता है। हु गेव द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन का जो यूनिवर्सल लॉ किसने दिया था? सार्वभौमिक नियम गुरुत्वाकर्षण किसने दिया था? सर इसाक न्यूटन। सर इसाक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे। उर्वरक किसे कहते हैं? फर्टिलाइजर किसे कहते हैं? ए सब्सटेंस दैट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट टू द प्लांट्स, यानी ऐसा पदार्थ है जो पौधों को पौष्टिकता प्रदान करते हैं, उसको फर्टिलाइजर कहते हैं। पौधों को पौष्टिकता प्रदान करने वाले पदार्थ फर्टिलाइजर होते हैं। समस्थानिक किसे कहते हैं? आइसोटोप किसे कहते हैं? समस्थानिक आइसोटोप वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके सेम एटॉमिक नंबर होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास डिफरेंट होता है लेकिन उनका एटॉमिक नंबर एक जैसा हो, उन एलिमेंट्स को आइसोटोप कहते हैं। इसके एक और होता है आइसोबार। आइसोबार में उल्टा होता है, जिनका इस एटॉमिक मास इक्वल होता है, सेम होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग होते हैं, उसको आइसोबार कहते हैं। 1 जूल, 1 जूल कार्य को परिभाषित करना है, डिफाइन द 1 जूल वर्क। 1 जूल वर्क का मतलब होता है कि किसी जो n मास वाली जो चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, उसको 1 मीटर की डिस्टेंस पर यदि डिस्प्लेस किया जाए तो उसमें जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो 1 जूल कार्य होता है ना। 1 न्यूटन वेट वाली चीज़ को, 1 न्यूटन वेट वाली चीज़ को कितना डिस्प्लेस किया जाए? 1 मीटर तक डिस्प्लेस किया जाए तो उसमें जितनी एनर्जी लगती है वो एनर्जी क्या कहलाती है? 1 जूल वर्क कहलाती है। ठीक है, 1 जूल कार्य कहलाती है। भी सिंपल सा है, कोई चीज़ का भार 1 न्यूटन हो, 1 न्यूटन भार हो और उसको यदि 1 मीटर तक डिस्प्लेस किया जाए, 1 मीटर तक ले जाया जाए तो उस पर कितना कार्य हुआ? उसमें 1 जूल कार्य हुआ है। ठीक है। इन विच मीडियम डज साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट? एयर, वाटर एंड आयरन, यानी वायु, जल, लोहे
में से किस में ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो सिंपल सा है, ध्वनि है वो जो सॉलिड होता है उसमें ज़्यादा चलती है, तो सबसे ज़्यादा आयरन में ध्वनि ट्रेवल करती है, उससे कम लिक्विड में होती है, उससे कम एयर में ध्वनि ट्रेवल करती है, और उससे कम वैक्यूम में होती है। जो वैक्यूम होता है उसमें ध्वनि ट्रेवल ही नहीं करती है। लेकिन लाइट होती है इसके उल्टी होती है, लाइट है वो सबसे ज़्यादा वैक्यूम में ट्रेवल करती है, फिर एयर में ट्रेवल करती है, फिर वाटर में ट्रेवल करती है, और सॉलिड में जो लाइट होती है वो ट्रेवल ही नहीं करती है ना। तो लाइट और जो साउंड है वो दोनों उल्टी होती है। साउंड है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड में यानी आयरन में उनमें ट्रेवल करती है, उससे कम जो साउंड है वो वाटर में लिक्विड में ट्रेवल करती है, उससे कम एयर में ट्रेवल करती है, और वैक्यूम में तो साउंड ट्रेवल ही नहीं करती। लेकिन ये मैंने उल्टा और बता दिया कि भी जो है ना लाइट होती है वो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा ट्रेवल करती है, फिर लिक्विड में, फिर उससे कम लाइट है वो लिक्विड में ट्रेवल करती है, और उससे कम यानी नए के बराबर या करती नहीं है, सॉलिड में साउंड लाइट है वो ट्रेवल ही नहीं करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ध्वनि का वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य का संबंध क्या है? तो ये संबंध है, ध्वनि का जो वेग है वेलोसिटी है वो इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, यानी ध्वनि की जो वेवलेंथ है, जितनी ध्वनि की वेवलेंथ है, ठीक है, उसका गुणा किससे किया जाए? फ्रीक्वेंसी से किया जाता है। तो फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ से गुणा करने पर ध्वनि की वेलोसिटी आती है, ध्वनि का वेग आता है। ठीक है, निम्न यौगिकों को संयोजक परमाणु की संयोजकताएं के उपयोग से अणुसूत्र लिखना है, इनके अणुसूत्र लिखना है, किनके? सोडियम क्लोराइड के, अमोनियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम ब्रोमाइड के। इनके मोलिकुलर फॉर्मूला लिखना है, फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये कंपाउंड्स है, इनके मोलिकुलर फॉर्मूला। सोडियम क्लोराइड है तो इनके फॉर्मूला देख लो, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है NaCl, सोडियम क्लोराइड। अमोनियम फॉस्फेट के है NH4 3 और PO4, इसकी पावर -3 होती है। मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता है वो मैग्नीशियम Mg और ये ब्रोमाइड। अब इनकी क्या लिखनी है? वैलेंसी लिखनी है। तो सोडियम पर पॉजिटिव वैलेंसी है, क्लोराइड पर नेगेटिव है, नेगेटिव 1 है। ऐसे ही देखो, अमोनियम पर पॉजिटिव 1 है, 1 प्लस में है इसकी वैलेंसी है, और ये जो फॉस्फेट है उसकी -3 वैलेंसी है। ऐसे ही देखो, मैग्नीशियम की +2 वैलेंसी है, और जो ब्रोमाइड है इसकी -1 इसकी वैलेंसी है। ठीक है, तो ये आप ये लर्न कर सकते हो, आराम से याद कर सकते हो। समभारिकता किसे कहते हैं? बार किसे कहते हैं? कार्बन परमाणु के द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक लिखना है आपका। कार्बन जो परमाणु है उसका द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक बताने हैं। बार क्या होता है? आइसो बार होते हैं वो एलिमेंट्स है, वो तत्व है जिनमें सेम एक जैसे द्रव्यमान संख्या होती है, लेकिन उनका परमाणु संख्या होती है वो अलग अलग होती है ना। तो आइसोबार वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी सेम मास नंबर होता है बटे डिफरेंट इन एटॉमिक नंबर। और जो परमाणु है, जो कार्बन है, उसका एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर है वो 12 है। ठीक है, इन विच सेल वॉल इज फाउंड, किसमें सेल वॉल पाई जाती है? कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? इसके कार्य बताने हैं। जो कोशिका भित्ति होती है वो प्लांट में, प्लांट सेल में, बैक्टीरियल सेल में, फंगल सेल में और एल्गी सेल में पाई जाती है। जो पौधों की सेल होती है, कोशिका होती है, बैक्टीरिया जो परजीवियों की सेल होती है ना, उन सभी सेल्स में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, कोशिका भित्ति इनमें पाई जाती है, प्लांट सेल में और बैक्टीरियल सेल में, फंगल सेल में और एल्गी सेल में। और ये सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रदान करती है, इन सेल को सपोर्ट प्रदान करती है। ये क्या काम करती है? सेल्स को सपोर्ट, सहारा देती है। सहारा यानी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और क्या करती है? प्रोटेक्शन, और सेल की प्रोटेक्शन, सेल की सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, प्रोटेक्शन और सपोर्ट का काम करती है सेल के लिए कोशिका भित्ति। व्हाट इज द कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल? सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं? सेल का जो शक्तिगृह किसे कहते हैं? तो पावर हाउस सेल का होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। स्पेलिंग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। सेल का पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके कार्य क्या है?
तो माइटोकॉन्ड्रिया के बहुत से कार्य हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के कारण सेल मल्टीप्लाई होती है, सेल ग्रोथ होती है। तो पहला कार्य सेल ग्रोथ, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ सेल, ग्रोथ ऑफ ए सेल, सेल की ग्रोथ के लिए होता है। सेल को मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल, मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल, सेल का मेटाबॉलिज्म का काम करवाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो एनर्जी ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसके माध्यम से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोलेशन होता है, यानी एनर्जी प्रोवाइड करने का काम भी ये काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब आपको बताना है कि रेखित, अरेखित और हृदय पेशीय एक एक कार्य लिखना है, यानी फंक्शन ऑफ लाइनियर, नॉन लाइनियर और कार्डियक जो मस्कल्स होते हैं, लाइनियर, नॉन लाइनियर और कार्डियक मस्कल्स होती है, इनके कार्य आपको बताने हैं। तो सिंपल सा है कि जो लाइनियर सेल मस्कल्स होती है ना, रेखीय जो सेल्स होती है, उनका कार्य क्या होता है, ये वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है। हमारे शरीर में जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स है स्वैच्छिक कार्य होते हैं, स्वयं की इच्छा से होने वाले कार्य, जैसे हाथ चलना, घूमना फिरना, तो जो वॉलेंट्री एक्शंस है उनको कंट्रोल करती है, वॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करती है कौन, लाइनियर सेल, ठीक है। नॉन लाइनियर क्या करती है, इनवॉलेंट्री एक्शंस, इन वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करती है नॉन लाइनियर मस्कल्स। और कार्डियक जो मस्कल्स होती है वो हृदय की होती है, जो हृदय के कॉन्ट्रैक्ट होना, जो ब्लड को पंपिंग का कार्य करती है, वो कार्डियक मस्कल्स काम करती है, ब्लड पंपिंग का काम, है ना। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन दैट पंप द ब्लड, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन यानी एक साथ एक रिदम से जो हार्ट है वो धड़कता है, वो काम कौन करवाती है, कार्डियक मस्कल्स ही करवाती है, ठीक है। तो ये तीनों बता दिया, लाइनियर, नॉन लाइनियर और कार्डियक मस्कल्स। आगे देखो, चाल, वेग और त्वरण का सूत्र बताना है आपको। तो चाल का सूत्र होता है, स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस में टाइम का भाग देना है, डिस्टेंस में टाइम का भाग देते हैं अपने, तो क्या आ जाती है, स्पीड आ जाती है। वेलोसिटी किसे कहते हैं, वेलोसिटी जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ किसी चीज़ का, किसी ऑब्जेक्ट को हम डिस्प्लेस करते हैं उसमें टाइम का भाग देते हैं, तो वो क्या आ जाती है, वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन टाइम, यानी जितना वेलोसिटी में चेंज हुआ, कितने टाइम में वेलोसिटी में चेंज हुआ, वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूले देखो, स्पीड का ये वेलोसिटी का और तीसरा एक्सेलरेशन का। राइट द फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ द मोशन, फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ मोशन, गति के प्रथम और द्वितीय आपको नियम बताने हैं। तो ये गति के प्रथम और नियम न्यूटन ने दिए थे। पहला नियम है कि कोई भी वस्तु है अपने मूल स्थान से तब तक चेंज नहीं होती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता। एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स मोशन अनलेस ए फोर्स एक्ट्स ऑन इट, यदि उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाए तब तक वो चीज़ें मूव नहीं करेगी। ये पहला नियम है, जड़त्व का नियम इसे कहते हैं, गति के जड़त्व नियम कहते हैं, ठीक है। कि जब तक फोर्स नहीं लगाई जाए तब तक वो गति नहीं करेगी, हिलेगी नहीं। सेकंड लॉ है कि जितना उस पर बल लगाया जाए, किसी ऑब्जेक्ट पर जितना उस पर बल लगाया जाए उतनी ही वो चीज़ एक्सेलरेट होगी। ये सेकंड लॉ है, इस पर फॉर्मूले पर काम करता है, ए बराबर एम ए, यानी जितना उसको एक्सेलरेट किया जा रहा है, जितना उस पर फोर्स लगाया जा रहा है उतनी ही वो आगे मूव करेगी। तो ये दूसरा नियम है ना, फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स मास टाइम्स इट्स एक्सेलरेशन, यानी जितना उस चीज़ को एक्सेलरेट किया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है, उतनी वो चीज़ आगे चलेगी। तो ये दूसरा नियम है। पहला, जब तक बाहर उस पर बाह्य फोर्स नहीं लगाया जाए, बल नहीं लगाया जाए, तब तक वो मूव नहीं करेगी। और दूसरा है, जितना उस पर फोर्स लगाया जा रहा है उतना ही वो मूव करेगी, ठीक है। 11 क्वेश्चन, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है और पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। देखो, मास है वो कितना है, 10 किलोग्राम, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 किलोग्राम, वेट कितना होगा। तो देखो इसका सिंपल सा सूत्र है, वेट बताना है। तो वेट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटेशन। अब मास कितना है 10 और ग्रेविटी कितनी होती है 9.8, तो कितना हो जाएगा इसका वेट 98 न्यूटन। 98 न्यूटन इसका क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। यदि 10 किलोग्राम मास है और पृथ्वी
की जो गुरुत्वाकर्षण ताकत है वो कितनी 9.8 है, तो 98 न्यूटन हो जाएगा, दोनों गुणा करेंगे तो। शक्ति को परिभाषित करना है, ठीक है, डिफाइन द पावर, शक्ति को परिभाषित करना है, और शक्ति का सूत्र लिखना है, मात्रक के साथ शक्ति का क्या मात्रक होता है। तो शक्ति किसे कहते हैं, पावर को किस रूप में डिफाइन किया जाता है, एट द रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी ट्रांसफर्ड। पावर किसे कहते हैं कि जिस रेट से कार्य किया जाता है या एनर्जी ट्रांसफर की जाती है उस दर को पावर कहते हैं। यानी जिस गति से कार्य किया जाता है या एनर्जी ट्रांसफर होती है उसको पावर कहते हैं। और इसके इकाई क्या होती है, इसकी इकाई होती है वॉट। जो पावर की जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो WT है, वोट होती है। ठीक है, ठीक है, इसकी ये होती है। और फॉर्मूला लिखना है पावर का, तो पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वेट अपॉन टाइम। एक यूनिट टाइम में कितना, एक यूनिट टाइम में कितना वोट एनर्जी खर्च हुई। तो देखो पावर W/T होता है इसका ना फॉर्मूला। पावर इज द टोटल वर्क डन, अच्छा W वर्क, पावर इज द टोटल वर्क डन इन ए यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितना कार्य किया गया वो पावर होती है। तो P बराबर वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, फॉर्मूला है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, यानी ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता बतानी है आपको। अच्छा, इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी एक फिजिकल मेजरमेंट होता है जो साउंड की एनर्जी को मेजर किया जाता है पर यूनिट एरिया में, यानी एक यूनिट एरिया में साउंड में कितनी एनर्जी है, ये होती है इंटेंसिटी। और लाउडनेस होती है, ये कि लाउडनेस होती है सब्जेक्टिव परसेप्शन होता है जो लिसनर पर डिपेंड करते हैं, यानी कानों ने किस प्रकार से उस ध्वनि को सुना तो लाउडनेस होती है। और एक यूनिट एरिया में कितना, एक यूनिट एरिया में कितना ध्वनि की पावर होती है, ये उसकी इंटेंसिटी होती है। एक यूनिट एरिया में कितनी पावर होती है, ये इंटेंसिटी होती है ध्वनि की। और कितना उस ध्वनि को परसीव किया गया यानी रिसीव किया गया, वो उसकी लाउडनेस होती है। ठीक है, पहला ध्वनि क्या होती है, अल्ट्रासाउंड क्या होती है। अल्ट्रासाउंड उसको रेफर करते हैं जो ह्यूमन हियरिंग रेंज से बाहर होती है, यानी मानवीय जो सुनने वाली रेंज होती है उससे बाहर जो ध्वनि होती है उसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं। यानी जिस ध्वनि को मानवीय कान सुन नहीं सकते उसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं। इसके एप्लीकेशंस किस में हैं, तो देखो अल्ट्रासाउंड है उसका मेडिकल में यूज किया जाता है, ज़्यादातर मेडिकल में ऑपरेशन करने और इसका यूज किया जाता है। दूसरा, फैक्ट्रीज में इसका यूज बढ़ गया है ना, तो मेडिसिन इंडस्ट्री और कई एनिमल्स में भी इसका यूज किया जाता है। नेविगेशन के लिए भी किया जाता है, नेविगेशन में इसका यूज किया जाता है। तो कई यूज इसके हो गए हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, यानी खाद और उर्वरक में आपको अंतर बताना है। खाद क्या होती है और उर्वरक क्या होती है। तो सिंपल सा देखो, खाद क्या होती है, ऑर्गेनिक होती है, जैविक होती है। और फर्टिलाइजर क्या होता है, इनऑर्गेनिक, अजैविक होता है। मैन्यूर होती है वो जैविक होती है ना, और फर्टिलाइजर अजैविक होता है ना। और ये जो खाद होती है वो खेतों में प्रिपेयर्ड होती है। मैन्यूर है वो कहाँ प्रिपेयर होती है, खेतों में, फील्ड्स में। और फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होता है। ठीक है, मैन्यूर में होता है ह्यूमस होती है, फर्टिलाइजर्स में कोई ह्यूमस नहीं होती है। मैन्यूर कोई पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करती है ना, और फर्टिलाइजर बहुत सा पोल्यूशन क्रिएट करती है, ज़मीन को है वो बंजर बना देता है फर्टिलाइजर, जबकि मैन्यूर है वो ज़मीन को उर्वरक बनाती है। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंस है। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को समझाना है। तो देखो रदरफोर्ड ने कौन सा एटॉमिक मॉडल दिया, रदरफोर्ड ने ये बताया, उसने ये प्रयोग किया था कि जो गोल्ड फाइल है, सोने की जो पतली चद्दर है या वो फाइल है, उसमें उसने अल्फा रेज को पास करवाया। तो उसने पाया कि ज़्यादातर जो अल्फा रेज है वो सीधी गुजर गई। तो इसका मतलब उसने ये दिया है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम आर वेकेंट स्पेस, एम्प्टी स्पेस। उसने दिया कि एटमिक में ज़्यादातर स्पेस है वो क्या है, एम्प्टी स्पेस है, क्योंकि ज़्यादातर जो अल्फा रेज होती है वो सीधी पास हो गई। दूसरा, उसने पाया कि कुछ है वो डिफ्लेक्ट हो गए और बहुत ही कम रेयर जो अल्फा रेज होते हैं रिटर्न हुई। तो इसका मतलब उसने ये कहा कि जो एक बहुत ही छोटा स्थान होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, वेरी पॉजिटिव चार्ज्ड,
न्यूक्लियस, ये उसने कहा कि बहुत ही छोटा सा होता है केंद्रक जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिससे कुछ रेज वापिस से टकरा कर आ गई। ठीक है, ये उसने सिद्ध किया। ठीक है, ये दो चीज़ें उसने बताई। इसके जो सबसे बड़ा ये बता रहे हैं कि भाई उसके ना शॉर्ट कमिंग इस मॉडल में शॉर्ट कमिंग क्या रही थी, इस मॉडल की सबसे बड़ी कमी ये रही थी कि ये जो है ना एटम की जो स्टेबिलिटी है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एटम की जो स्थायित्व है कि एटम किस जगह पर रह रहा है, ये वो बता नहीं पाया ये मॉडल, इसलिए इसकी ये सबसे बड़ी कमी है। और सिद्धांत ये था कि एटम का ज़्यादातर स्थान वे एम्प्टी स्पेस होता है और इसका जो सेंटर होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसकी ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, एटम की ऑर्बिट में जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये उसने बताया था। राइट टू फंक्शंस ऑफ नर्वस सेल्स, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ नर्वस सेल। दो फंक्शन लिखने नर्वस सेल के दो कोई फंक्शन लिखने। नर्वस सेल के फंक्शन देखो क्या काम करते हैं। नर्वस सेल होती है वो बॉडी में कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन का काम करती है, यानी बॉडी में कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन का काम करती है, संतुलन स्थापित करती है। ठीक है, ये क्या करती है, सेंस मूव और थिंक का काम करती है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंस करती है, हाथों को मूव कराना, सोचने का काम कराती है ना। मैसेज सेंड करती है, मस्कल्स को कंट्रोल करती है, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करती है। तो ये नर्वस सेल का काम होता है, यानी हमारे शरीर में जो मैसेज का काम है, शरीर में अलग अलग भागों में मस्तिष्क से अन्य भागों में जो मैसेज का लाने ले जाने का काम होता है वो नर्वस सेल काम में करती है। इसका डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, आगे देखो, राइट द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी एन ऑब्जेक्ट मास 15 किलोग्राम इज मूविंग एट ए 4 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी आपको ज्ञात करना है कि भाई कोई भी वस्तु है वो 15 किलोग्राम मास की है, 15 किलो मास की है और 4 मीटर पर सेकेंड से वो चल रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ द मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो ये हाफ मास कितना है 15 किलो, तो 15, और वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो नहीं 4, तो 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4, 2 का भाग दिया इसमें 2 टाइम, तो कितना आया 15 टू जा 30, 30 को 4 से किया तो 120 जूल। 120 जूल क्या है इसकी काइनेटिक एनर्जी उस वस्तु की। ठीक है, ये 18वें का उत्तर है। डिफाइन द साउंड एंड टेल द यूनिट ऑफ साउंड लाउडनेस, यानी साउंड को डिफाइन करना है और उसकी लाउडनेस की यूनिट आपको बतानी है, और ह्यूमन हियरिंग रेंज कितनी है। ध्वनि को परिभाषित करते हुए ध्वनि की जो प्रबलता मात्रक ध्वनि है ये बतानी है, ध्वनि की सर्वता बतानी है कि ह्यूमन हियर कितनी ध्वनि सुन सकता है। तो ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल इन वेव्स। ध्वनि है वो एनर्जी का रूप है जो वेव्स में ट्रेवल करती है। ध्वनि है वो ऊर्जा का एक रूप है, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो वेव्स में लहरों में ट्रेवल करती है। इसका जो मात्रक होता है वो डेसिबल होता है। क्या होता है, डेसिबल, इंग्लिश में डेसिबल ये है। ठीक है, और ह्यूमन हियरिंग कितनी होती है 20 हर्टज से। ध्वनि का मात्रक होता है 20 हर्टज, फ्रीक्वेंसी होती है हर्टज, 20 हर्टज से 20 किलो हर्टज, ये ध्वनि की ह्यूमन हियरिंग रेंज है। यानी 20 हर्टज से 20 किलो हर्टज तक ध्वनि मनुष्य के कान सुन सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, राइट द बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर का जो एटॉमिक मॉडल बताना है, और फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोर्स ऑर्बिट्स। और बोर के जो ऑर्बिट्स है उसमें सबसे ज़्यादा नंबर के फॉर्मूले आपको लिखने हैं। यदि ये कह रहा है कि के और एल सेल में एटम है वो भरे जाते हैं, फुल एटम भरे जाते हैं, तो उसका कितना नंबर रहेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है एटम में। ठीक है, तो बोर का एटॉमिक फॉर्मूला क्या है, बोर का एटॉमिक मॉडल ये है कि इलेक्ट्रॉन है वो एक स्थिर और सर्कुलर ऑर्बिट में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बोर ने ये कहा था कि किसी भी एटम में पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस है केंद्रक है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन
एक फिक्स्ड सेल में ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं, ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं, है ना। तो ये बोर ने फॉर्मूला दे दिया कि जो पॉजिटिव चार्ज्ड जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। जो पहली सेल है वो K और दूसरी है वो L और तीसरी M और चौथी N, ये सेल के उसने नाम दिए थे, ऑर्बिट्स के नाम दिए थे, ठीक है। ये उसने फॉर्मूला दिया था। अब ये कह रहा है कि सबसे ज़्यादा जो ज्ञात करने का सूत्र क्या है, उसका सूत्र है 2a²। यानी आप यदि ज्ञात करते हो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 2 को आगे a होता है सेल की संख्या, जैसे ये है, ये नंबर ऑफ सेल्स है, तो ये है आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र बोर के मॉडल में। K और L, जो पहले वाला K है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे वाले में 8 होते हैं। तो ये दोनों फुल होते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, तो देखो पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में 8 है, दोनों फुल है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी, 10 रहेगी इसमें, ठीक है। आगे देखो, मेरी स्ट्रीम पर आपको बताना है विभव द्योतक, जो मेरी स्ट्रीम जो उत्तक है ना, उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो विभज्य उत्तक क्या होता है? विभज्य उत्तक होता है वो प्लांट के जो ग्रोथ होती है वहाँ पर ये स्थित होता है, एकदम जैसे मतलब तन्ने के एकदम शिखर पर जहाँ पर सेल्स डिवाइड होती है, या फिर जो जड़ें होती है उसके एकदम टिप ऑफ द रूट और टिप ऑफ द स्टीम, स्टीम के टिप पर और रूट के टिप पर ये स्थित होता है मेरिस्टेम टिश्यू। मेरिस्टेम टिश्यू है वो एकदम अंतिम छोर पर स्थित होता है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेल डिवीजन के लिए और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी उससे सेल डिवाइड होती है, टिश्यूज डिवाइड होते हैं और प्लांट है वो ग्रो करता है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम में वो वेस्कुलर टिश्यूज है जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, पादप के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। जाइलम है वो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है रूट से लेकर अन्य पार्ट्स में। जाइलम है वो वाटर और मिनरल्स को रूट से लेकर पेड़ के अलग अलग पार्ट्स में ले जाने का काम करता है। और फ्लोएम्स है वो क्या करता है, ये पौधा जो भोजन प्राप्त करता है पत्तियों से, उस भोजन को उस पेड़ के अलग अलग भागों में ले जाने का काम करता है। तो ये दोनों वेस्कुलर टिश्यूज है, दोनों लाने ले जाने का काम करता है, परिवहन का काम करते हैं, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है और मस्कल टिश्यू क्या होता है, ये ह्यूमन बीइंग एनिमल्स में होते हैं, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, ये थीन लेयर ऑफ सेल होती है, कोशिकाओं की पतली परत होती है जो क्या करता है, बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेसेस को कवर करती है। यानी शरीर के जो बाहरी या इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं उनको कवर करने का काम करते हैं ये, और ये प्रोटेक्शन का काम करती है, कवर करने का काम और प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू ब्लड को भी कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू जैसे मतलब बोन है, कार्टिलेज है, ब्लड है, ये टिश्यू क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ये फूड स्टोर करते हैं, फैट को स्टोर करते हैं और न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करते हैं, किसी भी न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट की हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं ये न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। पेशी तो मस्कल टिश्यू क्या होते हैं, मस्कल टिश्यू होते हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो मूवमेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं कॉन्ट्रैक्शन के माध्यम से। यानी ये लचीले होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिकुड़ते बढ़ते ऐसे होते हैं, तो ये मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। शरीर में जो मूवमेंट्स होता है वो किसकी वजह से होता है, मस्कल टिश्यूज की वजह से होता है, मांसपेशियों की वजह से होता है, मस्कल टिश्यूज की वजह से, ठीक है। आगे देखो वर्क है, ये 22वां क्वेश्चन है, वर्क किसे कहते हैं। तो वर्क बिल्कुल सिंपल है, वर्क है वो देखो उसका फॉर्मूला, वर्क ये फॉर्मूला याद करो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, ये एस का मतलब। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट फोर्स हैज कॉज्ड। यानी कहने का मतलब होता है कि जो फोर्स ये वर्क होता है वो बाह्य फोर्स एफ है और उस चीज पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ,
जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स लगाई गई और वो चीज़ कितनी दूरी पर डिस्प्लेस हुई, जितनी दूरी पर डिस्प्लेस हुई उतना ही जूल उस पर कार्य किया गया। समझ गए? किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया गया, वो चीज़ कितनी दूर पर डिस्प्लेस हुई, जितनी दूरी पर वो डिस्प्लेस हुई है उतना ही उस पर फोर्स लगाया गया, एनर्जी ट्रांसफर हुई है उसमें। ठीक है। अगला है 10 किलोग्राम द्रव्यमान कि एक वस्तु को धरती पर 6 मीटर की ऊंचाई से उठाया जाता है, तो इस वस्तु को विद्यमान ऊर्जा का परिकलन करना है आपको। यानी कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास 10 किलोग्राम है, उसकी हाइट को 6 मीटर की हाइट पर उठाया जाता है, तो उसकी एनर्जी को आपको कैलकुलेट करना है। तो एनर्जी कैसे कैलकुलेट होगी? एनर्जी कैलकुलेट होने का सूत्र होता है, पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र होता है, देखो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र होता है mgh। m का मतलब मास, मास कितना होता है 10 किलोग्राम, मल्टीप्लाई ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है 9.8, और कितनी हाइट तक उठाया गया 6 तक। अब इनको गुणा किया तो गुणा करने पर कितना आया 588 जूल। ये इतना इस पर कार्य किया गया है ना, इतनी एनर्जी उसमें प्रेजेंट हुई है यदि 6 मीटर को उठाया जाता तो। ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखना है, लॉ ऑफ द एनर्जी कन्वर्जेशन। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है कि एनर्जी को न तो क्रिएट किया जाता है, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड, एनर्जी को न तो क्रिएट किया जाता है और न ही उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, नाइदर नॉर डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एनर्जी को सिर्फ ट्रांसफर किया जाता है, इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड, एक चीज से दूसरी चीज में एनर्जी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है। अभी एनर्जी को न तो क्रिएट किया जाता है नहीं ट्रांसफर किया जाता है, इसको सिरे पे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, बदला जा सकता है। दूसरे शब्दों में टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो एक सिस्टम में कांस्टेंट रहती है। एनर्जी हमेशा एक क्लोज्ड सिस्टम में कांस्टेंट रहती है, यानी एक सिस्टम में एनर्जी यदि बंद रहे तो वो एकदम स्थायी रहती है, इसका यूज नहीं किया जाए तो वो उसी जगह पर स्थायी रहेगी एनर्जी। ठीक है। पावर किसे कहते हैं? पावर है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड इन पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई वो पावर होती है। एक यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी कन्वर्ट हुई, यानी पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, एक यूनिट टाइम में कितना कार्य किया गया, कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई वो इज इक्वल टू पावर। पावर इज इक्वल टू वर्क डन इन ए यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितना वर्क किया गया, कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई वो पावर होती है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक लैंप है वो 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में खर्च करता है, तो उसकी शक्ति बतानी है, पावर बतानी है, तो पावर होता है वर्क इन पर यूनिट टाइम। तो देखो कितना वर्क है 1000 जूल उसने वर्क किया, कितने टाइम में 10 सेकंड में, तो पावर कितनी जेनरेट हुई, ये भाग दे दो कितना है 100 जूल या वोट पावर जेनरेट हुई, 100 वोट इसमें पावर जेनरेट हुई है। ठीक है। राइट द नेम्स ऑफ टाइप्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के जो नाम है उनके लिखने हैं। मैकेनिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है, तो ये आपको नाम लर्न करने हैं। धन्यवाद। ये आप साइंस का पेपर आप लर्न करोगे, याद करोगे। थैंक यू।